नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हीट एंड टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि थ्योरी के साथ आपका न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब कंप्लीट पैकेज है ये। देखिए, चीज़ों को थ्योरेटिकल मैनर में मैंने पूरी कोशिश की है कि फास्ट वे में समझा दूँ। फास्ट वे में भी जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा, थोड़ा सा मोड फास्ट रहेगा। बाकी लेटेस्ट पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं और जो मतलब कि एक फ्रिक्वेंटली है, जो कि हर साल या कम और बेस कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हीट एंड टेम्परेचर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल को समाप्त कर दिया है। स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी, लेटेंट हीट और इसके दोनों कॉम्बिनेशन को भी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये तीन चीज़ें यहाँ समाप्त है। आज फोर्थ टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लेटेस्ट जो बीपीएससी का पेपर हुआ आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूछा गया है और बहुत तगड़ा सवाल है। लगता है आपको न्यूमेरिकल्स, और होते भी है न्यूमेरिकल्स विदाउट यूजिंग पेन, कॉपी, पेजेस, पेंसिल्स। ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं केवल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। बाकी आगे हम लोग इस प्रकार से ये सारी चीज़ें खत्म करेंगे। तो चलिए, आज की बातें हम लोग करते हैं। और दूसरा जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ जुड़ने के लिए कंप्लीट चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो हमारा देखिए एप्लीकेशन है। आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जा करके। फोकस स्टडी विद अभी, आपको ये नंबर भी है। कोई डाउट है, सारी चीज़ें बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और क्या सिलेक्शन रेट है, हमारा क्या सिलेक्शन हुआ था, क्वालिफाइड किया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक बार चैनल को विजिट करिए और वहाँ पे अगर आप चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ को पढ़ा दिया गया नोट्स के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को नोट्स के मैनर में। चलिए, खैर लेट किए बिना हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि ये जो फोर्थ टॉपिक है आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि न्यूटन का शीतलन नियम, यानी कि ठंडा होने का नियम। ठीक है ना। क्या होने का नियम भाई? ठंडा होने का नियम एक दे रहे हैं कौन? न्यूटन साहब। ठंडा होने के नियम दे रहे हैं कौन? न्यूटन साहब दे रहे हैं। कौन दे रहा है भाई? ठंडा होने का नियम दे रहे हैं। मतलब ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना कि ठंडा होने का क्या नियम है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान के चलिए ये आपके पास पानी ही है, ठीक है। पानी को जब आप गर्म कर रहे होते हैं, हीट सप्लाई कर रहे होते हैं, तो भाई अब ये क्या होता है, गर्म होते जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब आप हीट सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो वापस इसका क्या होता है, टेम्परेचर डाउन, यानी कि ठंडा होना। तो ये जो ठंडा होने का जो दर है, यानी जो रेट ऑफ कूलिंग है, इसके बारे में न्यूटन्स ने क्या नियम दिया है उसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक है। इससे पहले एक चीज मैंने आपको बताया था क्रिचॉप्स के बारे में। ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो एकदम सीक्वेंस वाइज में। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा सारा। 4 क्लास या 3-4 क्लास हो गए हैं हीट एंड टेम्परेचर के। इसके बाद हम आपको लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर वर्क एनर्जी पावर। ठीक, देखिए क्रिचॉप्स ने क्या कहा था कि जो कोई भी वस्तु जितना जल्दी ठंडा होगा, ठीक है, क्रिचॉप्स ने एक बात कही थी कि जो वस्तु जितना जल्दी गर्म होगा, जितना जल्दी गर्म होगा, ठीक है, जितना जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी क्या होगी भाई, वो ठंड भी होगी। उतनी जल्दी क्या होगी, वो ठंड होगी। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी दिया था। मैंने यहाँ पे ये बताया कि क्रिचॉप साहब ने ये बताया कि जो भी वस्तु है जितना जल्दी गर्म होगा, ठीक है, वो उतना ही जल्दी क्या होगा, ठंड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट जो है आपका सैंड का, यानी कि बालू का क्या है, 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यही स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसको समझिए, जैसे कि बालू के बारे में क्या लिखा गया है कि 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करना है तो आपको कितना एनर्जी देना भाई, 0.2 कैलोरी एनर्जी देना। वहीं वाटर का अगर 1 ग्राम है आपके पास और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना तो 1 कैलोरी आपको क्या करना होगा, एनर्जी देना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सैंड में कितना आपको एनर्जी हीट देना है भाई, सप्लाई 0.2 कैलोरी सप्लाई करना है। लेकिन वहीं अगर वाटर के कंपैरिजन आप कर रहे होंगे तो वाटर में कितना कैलोरी देना भाई, 1 कैलोरी। यानी कि आप यहाँ पे 0.2 कैलोरी को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और 0.5 अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आएगा, 1 कैलोरी। इट मीन्स क्या है, ये आपका यहाँ पे सैंड रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका रखा हुआ है वाटर। तो आप इसको जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये सैंड का जो टेम्परेचर है 0.2 कैलोरी में ही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मान के चलिए कि अभी सैंड का और वाटर का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस,
हीट देना आपने सप्लाई किया तो इसका तुरंत ही 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तब ये कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा, कितना, 26 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्रिचॉप्स ने जो बताया कि कोई भी वस्तु जितना जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंड होती है। मतलब अभी मैं उसको समझाऊंगा ठंड का कंसेप्ट। पहले ये समझिए स्पेसिफिक हीट के बारे में। यहाँ पे ये बोला गया है 0.2 कैलोरी 1 कैलोरी, मतलब सैंड को आपने जो इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, आपने हीट सप्लाई किया तो 26, फिर 27, 28, 29, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तब तक वाटर का कितना टेम्परेचर बढ़ा भाई, 26 बढ़ा। तो भाई कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं ये आपका तापमान इंक्रीज होने में मान लीजिए 5 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो बालू का आप क्या देख रहे हैं, 5 मिनट में कितना तापमान बढ़ चुका है, 5 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का क्या देख रहे हैं, 5 मिनट में कितना बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए, जो वस्तु जितना 5 मिनट में जितना जल्दी गर्म हुआ है, अब उतना ही जल्दी क्या होगा, ठंड भी होगा। जितना जल्दी गर्म उतना ही जल्दी ठंडा। इसीलिए हम लोग अपना कोई भी बॉडी पार्ट में जहां पेन होता है तो वहां पे अगर आपको हॉट वाटर से क्या करते हैं, बॉडी को सेक रहे होते हैं, सेक करते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट होता है अधिक, जिसके कारण पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ठंडा होता है, जिससे काफी देर तक आप उससे हीट अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वही सैंड ले लेंगे भाई, तो सैंड से जो आपके बॉडी में हीट आ रहा है वो तुरंत ही वो ठंडा हो जाएगा। इसीलिए ये समझ में आया। तो क्रिचॉप्स का ये पहले कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है भाई, अब आइए न्यूटन का जो आज का चैप्टर है, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आज का जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे उसमें इसका काम रहेगा। ठीक है ना, समय का यहाँ पे यूज होगा, समय से भी क्वेश्चन बनता है, टेम्परेचर से भी क्वेश्चन बनता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में। अब न्यूटन्स ने क्या कहा पहले इसको समझिए। इससे पहले एक और थ्योरी को समझिए। एक और दूसरा चीज ये है कि आपको पता है क्या है, हीट क्या होता है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर। ठीक है ना, हीट ऑलवेज ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, आपको पता है, बताइए। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि ये पानी है। ठीक है, बीकर है जिसमें पानी रखा हुआ है, एकदम आपने खौला करके पानी निकाला ही अभी, तो इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप घर में आप नहाने के लिए जब पानी को गर्म किए तो अभी तापमान कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको बाल्टी में जब रखेंगे तो कुछ देर के बाद, अगर 1 घंटा के बाद आप देख रहे हैं, मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं अभी, तो वही दिन के 1 बजे आपका क्या हो जाएगा, इस पानी का तापमान क्या हो जाएगा भाई, हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ पे, यहाँ से कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में, वातावरण में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो यही पानी का आपको तापमान क्या देखने को मिलेगा, 50 से कुछ कम, 45 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ, क्योंकि हीट का क्या हो गया भाई, ट्रांसफर हो गया सराउंडिंग में, वातावरण में। यानी ये जो बॉडी है पानी, पानी से क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर होते हुए देखने को मिला। ठीक है, कहां से कहां जा रहा है, यहाँ क्या था भाई, यहाँ क्या था आपका हाई टेम्परेचर था, और सराउंडिंग यानी कि रूम में है तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये 50 है तो 25, तो हाई से क्या हो रहा है, लो का ट्रांसफर हो रहा है हीट। ठीक है, ये भी क्लियर है सर। ठीक है, अब आइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। देखिए न्यूटन्स ने क्या कहा था, न्यूटन्स ने क्या कहा था, न्यूटन्स ने क्या कहा था, न्यूटन्स ने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स ने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स ने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या है भाई, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसको हिंदी में अगर पूछा जाए तो ठंडा होने का दर। ठीक है, ठंडा होने का जो दर है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका भाई, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में अंतर, ताप के अंतर का। ठीक है, ताप के अंतर का क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठंडा होने का जो दर है यानी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। कहाँ कहाँ का चेंज, यानी कि किसके बीच का डिफरेंस है भाई, तो सेम वही जो बीकर में आपका जो पानी है और ये जो आपका सराउंडिंग, यानी कि ये सराउंडिंग अगर आप रूम में तो रूम टेम्परेचर हो गया मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस, और ये पानी का जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे एक और बीकर मैंने ले लिया, ये पानी, इस पानी का तापमान इससे भी ज्यादा है 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यार, ये पानी W1 ले लिया मैंने, ये पानी W2 ले लिया। ठीक है, और जो रूम टेम्परेचर कह लीजिए या सराउंडिंग कह लीजिए या इन्वायरमेंट कर लीजिए या वातावरण कर लीजिए, इसमें तापमान कितना है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपने 2 बाल्टी लिया है जिसमें W1 पानी है और एक में W2 पानी है। तो एक का पानी का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस और एक का पानी का तापमान है 60 डिग्री सेल्सियस। जहां आप रूम में बैठे हुए हैं दोनों बाल्टी को लेकर के, उस रूम का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इस केस में हमें पहले बताइए डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा, 50 - 25, यानी कि कितना आएगा डेल्टा टी का वैल्यू भाई, 25 डिग्री सेल्सियस।
अब हमें यहाँ पे बताइए डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा भाई, 60 माइनस 25, यानी यहाँ कितना आ गया भाई 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताइएगा डेल्टा टी, ये आपका डेल्टा T1 हो गया, ठीक है, और ये डेल्टा T2 हो गया। तो डेल्टा T1 का वैल्यू कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T2 का वैल्यू कितना है भाई, ये है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब न्यूटन अब आपसे पूछ रहा है ये कि 50 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है और जो 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, हमें बताइए कौन जल्दी ठंडा होगा। ठीक है ना, कौन जल्दी ठंडा होगा। तो न्यूटन ने क्या कहा था भाई कि रेट ऑफ कूलिंग यानी कि ठंडा होने का जो दर है वो आप कैसे पता करेंगे, तापमान में अंतर होने का। ठीक है, यानी कि तापमान में जो अंतर आएगा उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि तापमान पे जितना यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ताप में अंतर जितना ज्यादा होगा, ठंडा होने का दर भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अगर आपका डेल्टा टी बढ़ेगा तो भाई ठंडा होने का दर समय भी क्या होगा भाई, फास्ट वे में आपका क्या होगा भाई, ठंडा होगा। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। अगर फर्स्ट केस में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू लेते हैं, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है ना, रेट ऑफ कूलिंग क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है ना, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना है भाई, डेल्टा टी का वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड केस की अगर बात कर ले तो सेकंड केस की भी जो बात करें तो डेल्टा टी की टू का वैल्यू कितना 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें बताइए रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक बात, मैं यहाँ पे एक डाटा ले रहा हूँ कि टाइम में ले रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए कि 50 से 25 यानी कि ये जो सराउंडिंग यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, इसके बीच का जो टाइम है एक्स है, और इसके बीच का जो टाइम है यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस से ये रूम का टेप में हीट ट्रांसफर होगा ना भाई। हीट कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक इस पानी का तापमान रूम के तापमान के बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसका टाइम मुझे मान के चलिए y लग रहा। तो अब हमें बताइए क्या x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x या फिर x इक्वल्स टू y। ये सब बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसको ठंडा होने में भाई ज्यादा समय लगेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जितना अधिक चेंज इन टेम्परेचर होगा, देखिए चेंज इन टेम्परेचर किसका ज्यादा अधिक है, ये है। अगर चेंज इन टेम्परेचर इसका ज्यादा अधिक है तो ठंडा होने का दर भी क्या होगा भाई, इसका ज्यादा होगा, यानी ये बहुत जल्दी ठंड होगा। यानी ये पानी जो 25 यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा टी का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है और ये डेल्टा टी का वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी यहाँ से वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा, इसका हीट कंपैरेटिवली इससे। तो इसका जो ठंडा होने का जो दर होगा क्या होगा भाई, अधिक होगा। ठीक है, अब ये आप कैसे पता किए, चेंज इन टेम्परेचर निकाल करके। अब इसका एक क्वेश्चन पहले करेंगे तब आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक हम लोग क्या करते हैं भाई, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से और भी समझ में आ पाएगी। एक एग्जांपल ले लेंगे तब और। ठीक है, चलिए ये सब हमने टेम्परेचर स्केल पे देखिए सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। ये रहा टेम्परेचर स्केल पे, टोटल मिला के हमने 15 क्वेश्चन आपको करा है, यूट्यूब पे है, देख लेंगे। इसके बाद फिर हमने आपको क्या क्या करवा चुके हैं भाई, एक बार मैं आपको ये सारे क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का ये सारा क्वेश्चन मैंने 14-15 क्वेश्चन यहाँ पे 16-17 क्वेश्चन मैंने कराए ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, देख लेंगे आप ये जा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले आज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, 4-5 क्वेश्चन ये भाई इसमें, बस इसमें आपको इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इतना अच्छे से अगर आप कर लेते हैं क्वेश्चन, आपका सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु है जिसका तापमान 10 मिनट में 40 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगले 10 मिनट में वस्तु का तापमान क्या होगा। बोला ये गया है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई क्या है, एक वस्तु है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना समय लगता है भाई, 10 मिनट का समय लगता है। तो अब आपसे पूछा है कि अगले 10 मिनट में, ठीक है ना, अगला जो 10 मिनट होगा यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अब 30 डिग्री सेल्सियस पे यह कितना आ जाएगा अगला 10 मिनट में, क्या 30 डिग्री में सेल्सियस में सेम आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या आएगा, वही आपसे पूछा 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से कम, 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से और भी एक्सप्लेन करता हूं तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसका जो तापमान है वो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये 40 डिग्री सेल्सियस भाई थोड़ा गर्म है ऑब्जेक्ट। तो अब देखा ये गया कि आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद क्या देखा जा रहा, 10 मिनट के बाद ये देखा गया कि सेम बॉडी का जो तापमान, अब सिंपल सी बात है, कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई बॉडी टू लो बॉडी, यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का क्या होगा भाई, फ्लो होगा। अगर मान लीजिए
ये अगर एक रूम में ये बॉडी रखा हुआ है जिसका तापमान, रूम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो 40 से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा ना भाई, हीट बाहर निकलेगा कि नहीं, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बताइए। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको ये बोला गया कि 10 मिनट का समय लग रहा है 40 से 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि 10 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। कैसे सर, 40 से आपको क्या देखने को मिला, 30, यानी कि 10 मिनट में टेम्परेचर कितना ड्रॉप कर गया, 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया। तो अब आपसे वही पूछा है कि अगला 10 मिनट में हमें ये बताइए कि ये बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो आप क्या यहाँ पे भी 30 जैसे कि अगला 10 मिनट में, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि 10 मिनट में 40 से 30 आपने देखा यहाँ पे, ठीक है ना, आपने यहाँ पे क्या देखा, 40 से क्या हो गया, 30 हो गया। तो अगला 10 मिनट में भी क्या आपको सेम 10 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप मिलेगा, यानी 30 से 20 देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या 20 डिग्री सेल्सियस आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगा। आप समझिए कैसे, न्यूटन साहब ने क्या कहा था, न्यूटन साहब ने ये कहा था कि जो भी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है ना, क्या भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब जैसे कि सबसे पहले केस में मान के चलते ये बॉडी था आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और रूम टेम्परेचर है अभी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमें यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू हमें निकालिए। डेल्टा टी का वैल्यू अगर आप यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 10 मिनट में कितना हो गया था, यही बॉडी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 10 मिनट में ये क्या हो गया था भाई, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब भाई 30 डिग्री सेल्सियस से मैं आने के बाद अब इसका फिर से हीट का ट्रांसफर होगा, 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के पास जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5 डिग्री सेल्सियस। अब रेट ऑफ कूलिंग आपको पता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा, ठंडा होने का दर भी ज्यादा होगा। इट मीन्स ये कि 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में इसको 10 मिनट का समय लग रहा है। भाई 40 डिग्री सेल्सियस में कोई बॉडी है तो भाई ये अत्यंत अधिक गर्म होगा कि नहीं भाई, इसलिए इसको ठंडा होने में, यानी इसको क्या भाई 10 मिनट का समय लग रहा है 30 डिग्री सेल्सियस आने में। 30 डिग्री सेल्सियस आने में इसको ज़्यादा क्या होगा भाई, 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आने में इसको 10 मिनट का समय लग रहा है। अब ये बॉडी क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। मतलब वही कि वो जो गर्म पानी था जो आप चूल्हे से उतारे थे, अभी इसका पानी था 40 डिग्री सेल्सियस, अब इसका तापमान हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 मिनट समय लगा तो पानी अब क्या हो गया भाई, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और हमने क्या बताया था कि जो वस्तु जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, वो ठंड भी होगा, ठीक है। तो अब इसको 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस आने में 10 मिनट से क्या होगा भाई, इसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अब ये बॉडी क्या हो चुका है, हल्का ठंडा हो चुका है कंपैरेटिवली 40 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे तापमान आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो ये आपको इतना पता है 20 डिग्री सेल्सियस तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम फिक्स है 10 मिनट। यानी ये आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है 28 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है भाई, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से कम भी नहीं होगा। क्या ये 18 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जब बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस पे था तो इसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन करने में कितना समय लगा, 10 मिनट का समय लगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस में अब तो बॉडी और भी ठंडा हो चुका है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये जो बाल्टी है आपके पास, यहाँ एकदम खोला हुआ पानी था आपके पास, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे, और एक व्यक्ति ने क्या किया भाई, इसी पानी में क्या किया भाई, थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दिया। अब इसका तापमान आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसके घर में कोई मेहमान आ चुका है, तो ये आया उस मेहमान से बात करने, ये भी आ गया उस मेहमान से बात करना। तो अब इस पानी में क्या है, ठंडा पानी नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस से भाप बहुत फास्ट वे में निकलेगा बाहर, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली इससे अगर आप देखेंगे तो भाप बहुत धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि अब ये बॉडी क्या हो चुका है भाई, ठंडा हो चुका है, क्योंकि रूम टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी का वैल्यू क्या 15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कितना भाई 5 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में अंतर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ताप में अंतर कम हो चुका है, तो अगर 10 मिनट तक ये दोनों यहाँ पे रहें तो ठीक है ना, तो ये पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा कंपैरेटिवली इससे। ये पानी कुछ ना कुछ गर्म रहेगा, ये व्यक्ति आराम से नहाएगा। तो इसीलिए अगर पानी आपने ठंड के दिन में गर्म किया है, कोई काम पड़ जाती है, तो उस पानी को गर्म मत छोड़िए, उसमें कुछ ठंडा पानी मिला दिए, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, उससे कम जाता है। सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस जो निकालेंगे वो कम हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
तो अब भाई यहाँ पे इसको बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं फ्रेश वे में कर रहा हूँ, इतना मैं एक एक चीज पे जा करके प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको फील कर सके, ठीक है, कि आखिर हो क्या रहा। तो यहाँ आपको मेन यहाँ पे अब क्या करना है, एग्जामिनेशन में आपको मेन क्या निकालना, चेंज इन टेम्परेचर पे आपको काम करना, ठीक है। तो भाई ये 40 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस पाना है, आप ऐसे भी लॉजिक से लगाइए ना कि कोई बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस पे है और 30 डिग्री सेल्सियस पे आने पे इसको 10 मिनट का समय लगता है। तो अब बॉडी में क्या हो गया भाई, थोड़ा ठंडापन आ चुका है, ठंडापन आ चुका है यानी कि सराउंडिंग से टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो ठंडा होने का दर भी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आने में इसको 10 मिनट का समय लग रहा है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से इसको अब 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करने में इसको 10 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। अब इससे हीट धीरे धीरे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि अगला 10 मिनट में तापमान यहाँ पे क्या होगा। तो भाई आप क्या लिखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, या तो 21 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 24 डिग्री सेल्सियस, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं रहेगा। आपको लिखना है 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। अब आप बोलेंगे 20 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों नहीं भाई, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होने में ही इसको 10 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा। तो 20 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस, तो सिंपल सी बात है 10 मिनट से और भी ज़्यादा का समय लगेगा। और आपसे पूछा गया 10 मिनट के अंतराल पे बताइए कि इस बॉडी का तापमान कितना होगा। तो क्या बोलेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। तो ऑप्शन सी कहाँ है, तो ये देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट, यानी 60 से 50 आने में 5 मिनट का समय लगता है। तो बोला गया 50 से 40 डिग्री होने समय में, अब इसमें लगा समय बताना 50 से 40 होने में। चलिए ठीक है भाई, अब इसको भी हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका तापमान है भाई 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस से इस बॉडी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है, 5 मिनट। देखिए 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब बोला गया अगला 50 से 40 होने में, तो भाई अगला 50 से, ठीक है ना, अगला 50 से अब जो होगा 10 डिग्री सेल्सियस का फिर से गैप पूछा गया है। अगला 40 डिग्री सेल्सियस होने पे ये जो आपका समय है, ये समय हमें बताइए, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप भाई कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 5 मिनट में यहाँ पे जो टेम्परेचर गैप जो आपको देखने को मिल रहा है 60 से 50 हो गया, ठीक है, 60 से 50 हो गया है भाई। अब ये जो बॉडी था भाई 60 डिग्री सेल्सियस में बहुत अधिक गर्म था, तो इससे हीट बहुत जल्दी निकलेगी। सेम वही चूल्हा से पानी आपने उतारा, अब ये 50 डिग्री सेल्सियस पे अब ये पानी आ चुका है, यानी इसमें कुछ ठंडा पानी मिल जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अगला ये 5 मिनट में जो है इसको 40 डिग्री सेल्सियस नहीं पॉसिबल है। ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा, ये 5 मिनट में अगर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एग्जैक्ट के लिए मैं अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो 5 मिनट में इसका हो सकता है टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 44 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस अगला 5 मिनट में ड्रॉप तो नहीं करेगा, क्योंकि अब जो है 50 डिग्री सेल्सियस से अगर इसको 40 डिग्री सेल्सियस में लाना है तो इसको कितना समय लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा। यानी कि क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया भाई, समझिए, टेम्परेचर डिफरेंस से भी मैं आपको इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ये रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू निकालिए। 60 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये 50 से 25 यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया भाई, घट गया है। तो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि ठंडा होने का दर भी क्या हो जाएगा भाई, अब धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा 40 डिग्री सेल्सियस होने में। 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा ठंडा होने में, तो 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा ठंडा होने में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब इसको समझिए। कोई एक बकेट है जो फुल ऑफ लिक्विड से भरा हुआ है और इसको रूम में रखा गया है और वो ठंडा हो रहा है 80 से 75 डिग्री सेल्सियस में, T1 मिनट लग रहा है, 75 से 70 में T2 समय लग रहा है, 70 से 65 होने में T3 समय लग रहा है। तो ये रिलेशन पे आपको बात करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको क्या बोला गया इसको समझिएगा। जैसे कोई एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट हो गया आपका, ये आपका जो बकेट है इसका जो तापमान है कितना बोला गया था, इसका तापमान कहाँ से 80 से 75 हो गया, ठीक है ना। 80 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया भाई, 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया है, 75 डिग्री सेल्सियस। इसको कितना समय लग रहा है, T1 समय लग रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 75 से इसको 70 होने में कितना समय लग रहा है, T2 समय लग रहा है।
और अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना समय लग रहा है, T3 समय लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन सही है आप हमको ये बताइए। तो भाई देखिए 80 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉडी था तो बहुत गर्म है, तो भाई जल्दी जल्दी क्या होगा, यहाँ से हीट बाहर निकलेगा। अब फिर बॉडी का तापमान कितना आ गया भाई 75 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ ठंडा हो गया, तो अब धीरे धीरे ये बॉडी क्या होगा भाई, हीट को निकालेगा। फिर से अब ये 70 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो अब और भी थोड़ा सा ठंडा हो गया बॉडी, तो धीरे धीरे हीट निकालेगा। यानी कि ये कि यहाँ पे 80 से 75 के बीच में गैप कितना डिग्री सेल्सियस का है, 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पे भी कितना गिर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप गिर रहा है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो 5 डिग्री सेल्सियस गिरने में अगर इसको 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। 1 मिनट से क्या होगा भाई, ज़्यादा समय लगेगा, मान के चलिए 2 मिनट या 3 मिनट जो भी हो सकता है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा समय। क्यों, क्योंकि अब बॉडी क्या हो चुका, थोड़ा सा ठंडा हो चुका। मतलब ऐसा समझिए कि 80 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी है, ठीक है, और अब ये पानी आ चुका है 75 डिग्री सेल्सियस पे, और अब ये पानी आ चुका है 70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब ऐसे समझिए। तो भाई इससे क्या होगा, बहुत अधिक भाप निकलेगा। आप देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना जल्दी ज़्यादा गर्म है भाई, सराउंडिंग टेम्परेचर मानिए रूम का 25 है, तो 80-25 के बीच में कितना हो गया भाई, 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर। यहाँ पे 25 और 75 में कितना आ गया, कितना आ जाएगा 45, 4 2 6 एक साथ 45 डिग्री सेल्सियस का अंतर, और 25 और 70 में कितना आ जाएगा भाई 35 डिग्री सेल्सियस का अंतर है ना, 3 2 5 1 6 नहीं, यहाँ पे अंतर आ जाएगा 35 नहीं 40 डिग्री, 40 नहीं 45, 4 2 6 1 70 है ना, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो भाई देखिए अंतर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, यानी यहाँ पे अंतर आपका है 55 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू देखिए, यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ चुका है, 50 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है, 25 में जाएगा तो कितना आएगा 55, 5 अगर मैं 25 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 2 जाएगा तो 6 ठीक है, 10 में 5 जाएगा तो 7 में 2 जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, 75 में 25 जाएगा तो 50 हो गया ये, और फिर 70 में इसको 25 माइनस कर देंगे, रूम टेम्परेचर से कितना आ गया 5, 7 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे क्या 45 डिग्री। तो क्या हो रहा है देखिए, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, डाउन होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो सिंपल सी बात है, इसको ठंडा होने में क्या होगा भाई, थोड़ा सा कम ज़्यादा समय लगेगा, इससे कंपैरेटिवली कम, इससे कंपैरेटिवली इसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है कि इसको 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए कि मैं ले रहा हूँ एक समय कि इसको 2 मिनट समय लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा, तो मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया 2 मिनट, तो भाई इसको क्या होगा भाई, इसको 2 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। तो यानी सीक्वेंस क्या आया कि T1 का वैल्यू अगर मान के चलिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट से ज़्यादा T2 का वैल्यू है 2 मिनट, तो T3 का वैल्यू क्या 2 मिनट से भी ज़्यादा है T3 का वैल्यू, यानी कि कुछ भी है तो T2 से ज़्यादा 3 मिनट हो सकता है 5, यानी रिलेशन क्या आया T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो ये रिलेशन कहाँ है, T3 ग्रेटर देन ये रहा ऑप्शन डी, T2 और ग्रेटर देन T1 से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पहले अभी एक क्वेश्चन मैं करूँगा यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए क्वेश्चन 4 में करवाऊंगा, फॉर्मूला बता दूंगा कैसे एग्जैक्ट टेम्परेचर टाइम निकालना है, और 5 मैं आपको होमवर्क दूंगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कितने स्टूडेंट को समझ में आया। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का तापमान 20 मिनट में 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगले 20 मिनट में पूछा गया कि 50 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए पॉज करके। अब यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट क्या बोला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या है भाई, चेंज यानी कि ठंडा होने का जो दर है ठंडा होने का जो दर है भाई, वो क्या है भाई, तापमान में अंतर है, ताप में जो अंतर आएगा उसका उस पर क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे कि डेल्टा टी का वैल्यू, अच्छा डेल्टा टी किसके किसके बीच में भाई, जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी पानी, और जो भी उस पानी को जहां रखा गया, रूम में रखा गया है
या रूम से बाहर इन्वायरमेंट में रखा गया, उसके बीच का अंतर। तो यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस है भाई। तो डेल्टा टी की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया भाई, अधिक है, और ये क्या, कम है। तो डेल्टा टी का क्या भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठंडा होने का दर। तो जितना ज़्यादा डेल्टा टी उतना जल्दी बॉडी ठंडा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, जैसे कि ये पानी है, ठीक है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, और यही पानी को क्या किया गया, थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दिया गया है, ठीक है, आप नहाने के लिए। तो इसका टेम्परेचर आपने ले आया है 40 डिग्री सेल्सियस। रूम का तापमान या बाथरूम का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा ये 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे जब आप डेल्टा टी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप में अंतर है भाई। तो ताप का अंतर जितना ज़्यादा है उतना जल्दी यहाँ से भाप निकलेगा, ठीक है। तो इसको ठंडा होने में, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस बाथरूम का जो तापमान, उतना आने में इसको क्या होगा, बहुत कम समय लगेगा। मान के चलिए इसको आने में 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ताप में अंतर कम हो चुका है, यानी इसमें आपने थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया, तो इसमें वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट इससे बाहर निकलेगा, यानी कि इसको 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला एक याद रखना होगा, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बस ये फिर आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं एक बार। चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या बोला गया, देखिए बोला क्या गया है कि कोई वस्तु है जिसका तापमान 40 से 35 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 40 से 35 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट का समय लगता है। 35 से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा। अब आपसे ये टाइम, एग्जैक्ट टाइम पूछा गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बोला गया, चलिए इसको समझिए एक बार। क्वेश्चन बोला गया आपसे, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तापमान कितना है भाई, 5 मिनट का समय ले रहा है, 40 से 35, 35 से 30, ठीक है, 40 से 35, मतलब ये बॉडी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको 35 डिग्री सेल्सियस आने पे कितना का समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने पे कितना समय लगेगा। अब ये टाइम का वैल्यू निकालना। तो अब इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस आ गया है कि भाई ये 40 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी था आपने उबाल के लाया था, अब इसमें कुछ ठंडा पानी मिला दिया, तो अब ये कितना हो गया भाई, मान के चलिए 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस होने में इसको 5 मिनट का समय लगा। यानी अभी पानी कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि आपने कुछ ठंडा पानी मिला दिया। रूम का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये 40 है, ठीक है, 40 और 25, डेल्टा टी का वैल्यू 15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान में अंतर यहाँ कम हो गया, यानी कि अब ये इतना है कि इसको ठंडा होने में क्या होगा भाई, 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। अब ये एग्जैक्ट समय कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इक्वल्स टू के, क्या क्या है, के टी क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, टी बार माइनस टी नॉट, ठीक है। देखिए डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। डेल्टा क्यू क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा टी क्या है भाई, समय, डेल्टा टी क्या है भाई, समय, कितना समय लग रहा है, टाइम टेकन बोल सकते हैं। टी बार क्या है भाई, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर हो गया। टी बार कैसे, टी बार क्या हो गया, एवरेज टेम्प कैसे निकलेगा, T1 प्लस T2/2, ठीक है, एवरेज जैसे निकलता सेम वही है। उसके बाद आपका टी नॉट क्या है भाई, टी नॉट आपका रूम का तापमान है। रूम का तापमान क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। के क्या है भाई, कांस्टेंट वैल्यू, तो के का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है ना भाई, 40 से 35 कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस। के का वैल्यू आपको नहीं पता है, टाइम आपको डेल्टा टी का वैल्यू पता है, एवरेज आपको पता है 40 और 35 का क्या करेंगे भाई, एवरेज निकाल लीजिए, 40 प्लस 35 करके बाई 2 कितना हो गया, 4 3 75/2, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज आपका निकल जाएगा, एवरेज निकल गया है। टी नॉट आपको पता है रूम टेम्परेचर 25, तो के का वैल्यू निकाल लेंगे। के का वैल्यू निकाल करके, ठीक है, फिर से यही इक्वेशन में हम डेल्टा टी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, के का वैल्यू पुट कर देंगे, टी बार टी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा टी निकल जाएगा। बस यही काम करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी हम इसको करके प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। ये भाई इसको करते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। चलिए तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे के का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। के का वैल्यू, तो डेल्टा क्यू क्या है भाई, डेल्टा क्यू अभी मैंने आपको बताया चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू कितना, पहले हमें ये बताइए, चेंज इन टेम्परेचर कितना है,
40 से कितना हो गया है, 35 हो गया। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ गया, डेल्टा क्यों क्या आ गया, पहले हमें ये बताइएगा, 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, टी बार पहले निकालिए, T1 प्लस T2/2। ठीक है, तो T1 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, T2 है 40 प्लस 35/2 कितना हो गया, 4 तिया 75/2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 4, 2 पचे 10। ठीक है, ये हो गया 37.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया भाई, टी बार हो गया। टी नॉट आपको पता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कल खत्म। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में। डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी टाइम टेकन कितना लग रहा है दोस्त, टाइम टेकन भी आपको दिया ना, 5 मिनट का समय लग रहा है, तो 5 मिनट आपको यहाँ पे पुट कर देना है, 5 मिनट यहाँ आपको पुट कर देना है। ठीक है, इक्वल्स टू, इसके बाद फॉर्मूला में क्या है, के हमको निकालना है, टी बार माइनस टी नोट। ठीक है, टी बार का वैल्यू कितना है 37.5 माइनस टी नोट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये 1 से 1 ये आ गया आपका। ठीक है, 1 इक्वल्स टू के। अब इसको यहाँ माइनस करिए, 37 और 20 कितना आ जाएगा भाई, 37.5 और 25। ठीक है, 5 7 में से 5 जाएगा 12.5। ठीक है, इंटू 12.5 आ गया। ठीक है, और तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/12.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/12 125, और 125 को अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, जो भी आएगा इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते। ठीक है, इसको ऐसा ही रखते हैं 10/125। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ गया, 10/125। इसको ऐसा ही रखते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब आगे का नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, के का वैल्यू आपके पास आ चुका है, अब यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर देंगे और टी निकाल लेंगे। ठीक है, के का वैल्यू हमारे पास है, टी बार माइनस टी नोट हमको पता है। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, 5 है। डेल्टा टी हमको निकालना है, के का वैल्यू आपके पास आ चुका है 10/125। ठीक है, 10/125 आ गया। ठीक है, एक आपके डाउट आना चाहिए, अगर आपका डाउट नहीं आया तो फिर दिक्कत है। देखिए समझिए, यहाँ पे क्या हुआ भाई, 40 से 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, 40 से 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो चेंज जो निकलता है तापमान में अंतर क्या निकलता है, टी टेम्परेचर फाइनल माइनस टी टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 35 है और इनिशियल कितना 40, यानी कि चेंज कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस हम लोग नहीं लेते, जब भी चेंज निकालते तो माइनस नहीं निकालते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी हमेशा क्या करेंगे, बड़ा से छोटा माइनस करेंगे। अगर ये आपको डाउट आ रहा तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिया। ठीक है, जब भी चेंज निकलता तो माइनस कंसिडरेशन नहीं करते हम लोग, बड़ा से छोटा को माइनस कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप माइनस लेके भी चलते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम, अभी आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर आप माइनस लेके चलते तो यहाँ पे वैल्यू आता है आपका माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से डेल्टा क्यू का वैल्यू आप जब निकालते तो यहाँ पे कितना 35 से 30 आया है, 35 से 30 आया, तो चेंज इन टेम्परेचर टी एफ माइनस टी इनिशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 35, फिर से क्या आएगा -5। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, -5, और यहाँ पे के का वैल्यू क्या था, -10/125। तो ये फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे टी बार का वैल्यू कितना आया था भाई, 37.5 आया था, यही आया था 37.5, और रूम टेम्परेचर कितना है 12। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग, 5/ΔT इक्वल्स टू 10/125 इंटू, इसको क्या करेंगे भाई, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 12.5। ठीक है, अब यहाँ से उसको कुछ नहीं करेंगे भाई, सॉल्व कर लेते हैं, 5 गुना 125 बटा 10 गुना 12.5, इसको हटा के यहाँ एक जीरो ले आए। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, डेल्टा स्मॉल टी यानी कि टाइम निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 125 100 यानी कितना समय लग रहा है भाई, 5 मिनट का समय लग रहा। ठीक है ना, कितना आ गया भाई, यहाँ पे 5 मिनट समय आ रहा है। कुछ तो गलती है ना यहाँ पे, एक मिनट गलती भाई हो गया यहाँ पे टी बार यहाँ पे निकालना होगा ना भाई, टी बार, यहाँ टी बार मैंने वही ले लिया था 37.5। ठीक है, टी बार यहाँ से कैसे निकलेगा, अब टी बार तो आप यहाँ से कंसीडर करेंगे ना, 35 से 30 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो टी बार यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, T1 प्लस T2/2 यानी 35 से 30 में आ गया ना। अब ये हो गया ना, तो 65/2 हो गया, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी कि 32.5 आ गया। एक बार कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे, 35 से 30 आए। ठीक है, तो 35 प्लस 30 कितना हो गया भाई, 35 30 से 60 65, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 32.5। ठीक है, कितना आ गया 32.5। ठीक है, तो 32.5 आया, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ नहीं है भाई ज़्यादा, 32.5 माइनस कर लेंगे भाई 25। ठीक है, 5 12 में से 5 जाएगा 7, 7.5, तो 7.5 यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक निकलेगा 10, ये 10 से 10 कट गया। ठीक है,
अब आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, डेल्टा टी का वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुना 125/75, ठीक है। 25 दिया 75, 25 पच्चे 125, ठीक है। तो कितना या 5 है 25/3, 3 7 21, 3 8 24, 8 24 10, 8.3 मिनट। देखिए 5 मिनट से ज़्यादा समय लगा कि नहीं लगा ये बताइएगा, ठीक है। 8.3 मिनट समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आपका है 5 नंबर आपको बनाना है, इसमें भी कुछ नहीं, 50 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो भाई इसका क्या करेंगे, डेल्टा टी यानी डेल्टा क्यू क्या आएगा 5 डिग्री सेल्सियस, टी एवरेज निकालेंगे 50 + 45/2। फिर इससे आप क्या करेंगे, के का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट आप चले जाएंगे यहाँ पे 45 से यहाँ पे डेल्टा क्यू का 5, और केवल टी बार में ध्यान रखना 45 + 40 करके यानी 85/2 करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 का आप कमेंट करेंगे, और प्रीवियस जो एक और क्वेश्चन मैंने दिया उसका भी आप कमेंट करके बताएंगे। समझ में आया कि नहीं भाई। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है आपका समाप्त, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी अब हो गया है आपका समाप्त। चलिए इसको भी हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कुछ मैंने देखा बहुत डिटेल भी नहीं किया है, तो हर चीज़ को मैंने कोशिश किया कि आपको एक बार तो रिकॉल करवा दूं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यह आपका खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी करेंगे, इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी है गैसियस लॉ है, जैसे कि आप देख पाते हैं थर्मल कंडक्टिविटी है गैसियस लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये सब, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।